एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन, डिस्ट्रैक्शन, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। हो गया चैप्टर खत्म। जस्ट किडिंग, इतना इजी होता तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता। एक्सेलेरेशन में थोड़ा सा डेप्थ और लेना पड़ेगा हमको, है ना। अब एक्सेलेरेशन होता क्या है, बाय डेफिनेशन सबको पता होगा, इट्स जस्ट कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जब हम बोलते हैं यूनिट टाइम, तो यूनिट का क्या मतलब है, आप क्या यूनिट यूज़ कर रहे हो कॉमनली, है ना, और हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड, तो हम कहते हैं कि हर सेकंड में कितना चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, वही एक्सेलरेशन की वैल्यू। दैट्स वेरी सिंपल। एक और एक्सेलरेशन की इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो ये है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं वेक्टर साइन लगा रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें पता है वेक्टर और स्केलर क्या होता है। तो फोर्स इज द ओनली थिंग दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का ध्यान रखो कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं है तब तक वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, जिसका मतलब है जब तक कोई फोर्स नहीं है तब तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं प्रोड्यूस होने वाली। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। बात समझ आ रही है। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू एज अ वेक्टर अगर आप लिखते हो तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या बन जाएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे भाई। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी कहीं से कहीं तक पहुंची कुछ वैल्यू से, तो फाइनल वैल्यू जो थी उसमें से अगर मैं इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, है ना। इस चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी भी लिखते हैं। और अपॉन टाइम, टाइम को आप डेल्टा टी या टी दोनों लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको टाइम जो निकालना है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, ये कब मेजर किया था और ये कब मेजर किया था। तो बेसिकली आप यहाँ डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 लिखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना भाई। चलो ये भी बहुत सिंपल सी बात है। क्या ये इतना सिंपल है, अभी हमने वेक्टर्स उतना अच्छे से पढ़ा नहीं है कि हम इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन समझ सकें, तो अब मेरे को वो भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पड़ेगा कि कोई बात नहीं है, मतलब इंट्रोड्यूस हो जाए तो अच्छा रहे। अब देखो, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक लीनियर केस पे चलते हैं, सिर्फ लीनियर मतलब समथिंग दैट ऑकर्स ऑन वन लाइन, ठीक है। मान लीजिए आप एक्स एक्सिस की बात करते हो और मैं यहाँ पे एक गाड़ी ला सकता हूँ, तो मेरे बस में यही वाली गाड़ी है, इसका मैं कलर चेंज करके सुंदर सा कर देता हूँ। और मान लीजिए कि ये गाड़ी इस एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। इनिशियली जब ये गाड़ी की मैंने वैल्यू वेलोसिटी मेजर करी थी तो मुझे इसकी वेलोसिटी पता थी से 0 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियली ये बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चालू हुई, ठीक है। और फाइनली कुछ देर बाद जब किसी ने इसको देखा तो इसकी वेलोसिटी हो रखी थी लेट्स से 25 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑब्जर्वर था जिसने इसकी दोनों वेलोसिटीज़ मेजर करी, उसने बोला कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी जब मेजर करी थी तब टाइम हो रहा था 0 सेकेंड्स, या मैंने उस टाइम को 0 मान लिया। और उससे एग्जैक्टली 5 सेकेंड बाद मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी हो गई है 25 मीटर्स पर सेकेंड। अब ऐसे में ये गाड़ी एक्सेलरेट कितना की होगी, ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी इनिशियली ज़्यादा एक्सेलरेट कर ली हो, पहले 3 सेकंड में इसने वेलोसिटी टच कर ली और फिर चौथे और पाँचवें सेकंड में ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे रही हो, है ना। तो हम लोगों के लिए सिर्फ दो फोटोज़ को देख के एक्सेलेरेशन निकालना एक अजम्पशन के बाद ही पॉसिबल है। वो अजम्पशन क्या होगा, हम अज्यूम करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन रहा, अज्यूम एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट, कि पूरे रास्ते में इसने कांस्टेंट रेट से अपनी वेलोसिटी बढ़ाई होगी। क्या मतलब, हम सिंपली बोलेंगे कि 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 25 तभी पहुंच सकती है जब एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। मीटर पर सेकंड ऊपर लिखा है, नीचे एक सेकंड लिखा हुआ है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है कि हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया होगा वेलोसिटी में। इसका ये भी मतलब है कि अगर मैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5, इन 5 सेकंड्स के लिए इसकी वेलोसिटी का एक मैप बनाऊं या मैं गेस करने की कोशिश करूं कि क्या वेलोसिटीज़ रही होंगी, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख देते हैं, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन की वैल्यू 5 मीटर्स पर सेकंड है तो इसका मतलब है हर सेकंड में 5 का चेंज, तो 5 मीटर पर सेकंड एक सेकंड बाद हो गई होगी। अगले में 10 मीटर पर सेकंड, 5 का चेंज आया तो 5 के बाद 5 और जुड़ा, इसमें फिर 5 और जुड़ा, फिर 5 और जुड़ा, और फिर हमारे पास फाइनली 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आई विद इन 5 सेकेंड्स, जिसका मतलब है अब आप गेस भी कर सकते हो। अब आप ये भी गेस कर सकते हो कि इसकी वेलोसिटी 10 सेकेंड्स पे कितनी होगी। तो आपको इसको गेस करने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप कहोगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना था, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर्स पर सेकेंड को हम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ये यूनिट हो जाती है आपकी एक्सेलरेशन की, ऐसा यूनिट। तो आप बोलते हो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम का फॉर्मूला जो है वो
एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखता है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि टाइम 10 सेकेंड अगर रख दूँ तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हो कि इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड थी, तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो रहा है v/10 इज इक्वल टू 5 और v की वैल्यू आ जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर, आप फ्यूचर में बता सकते हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। क्वाइट सिंपल। ये तब तक जब तक हम मानते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट हम यही मानेंगे। कब नहीं मानना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तो 2-3 लेक्चर हमको इसी में बताने हैं। ओके, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू लीनियर में थोड़ी सी ईजी है, ज़रा सी कॉम्प्लिकेट कर जाती है अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं ग्रेविटी के केस का। तो आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर में वापस नीचे आ जाता है। तो लेट्स से आपने 50 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजा और ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स लेटर, ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेकेंड्स बाद ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे आ रहा था और ये एरो को मुझे यहाँ बनाना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की लोकेशन यही होगी। तो एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स लेटर ये नीचे आया वापस और इस बार इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स थी, ठीक है। आपका टी यहाँ पे 10 सेकेंड्स था। अब आपसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना एक्सेलरेशन फेस किया होगा ऑल दिस वाइल, तो आप अगर अपने छोटे दिमाग से छोटा तरीका लगा लोगे कि v-u/t लिखना था, v की वैल्यू भी 50 लिख दी और t u की वैल्यू भी 50 लिख दी और नीचे टाइम की वैल्यू 10 लिख दी, तो आपका आंसर 0 आ गया और आपने कह दिया कि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसका सही तरीका क्या है, या इसमें हमने गलती क्या करी? इसमें हमने गलती ये करी कि हमने ये ध्यान नहीं रखा कि ये सब वेक्टर वैल्यूज़ हैं। ये पूरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन ही एक वेक्टर है। तुम सोच रहे हो ना, वेलोसिटी का एक स्केलर भाई है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का एक स्केलर भाई है डिस्टेंस, पर एक्सेलरेशन का कोई स्केलर भाई है ही नहीं। देयर इज़ नो इक्वेशन, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग विदाउट डायरेक्शन, है ना। एक्सेलरेशन का कोई विदाउट डायरेक्शन रिलेटिव नहीं है ठीक है। चलो, इसका मतलब है यहाँ पे हमने एक गलती करी, हमने वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर्स नहीं समझा। जब आप इसको वेक्टर समझोगे तो आप बोलोगे कि हमारे सर ने सिखाया था कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये नॉर्थ को जे कैप बोलना है, साउथ को माइनस जे कैप बोलना है, ईस्ट को आई कैप बोलना है, वेस्ट को माइनस आई कैप बोलना है। तो ऊपर ज़मीन से ऊपर उठने वाले डायरेक्शंस को हम लोग को प्लस के कैप बोलना पड़े और ज़मीन के नीचे जाते हुए डायरेक्शंस को हमको माइनस के कैप बोलना पड़े, ठीक है। कभी कभी इसको जे में भी यूज़ कर लेते हैं, जब हम सिर्फ 2 डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम इसको जे में भी ले लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इस एक्स एक्सिस को आप आई कैप मान लो और ये ऊपर वाले को आप वाई एक्सिस मान के जे कैप लिख दो। तो कुछ भी हो, चाहे आप इसको चाहे आप इसको के में लिखो, चाहे आप इसको जे में लिखो, आपको कंक्लूजन सेम मिलेगा। क्या कंक्लूजन मिलेगा? कि इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ लिखनी है उसकी वैल्यू कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड प्लस जे कैप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 50 प्लस ऑफ जे कैप, ठीक है। मीटर पर सेकेंड को मैं बाहर छोड़ देता हूँ बिल्कुल लास्ट में, और ये तो फाइनल वेलोसिटी, सॉरी ये तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हमने लिख दिया और यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दिया जो यहाँ लगा हुआ है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सॉरी अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ये वाली जो कि है माइनस डायरेक्शन में, तो आपको इसको माइनस का 50 जे कैप लिखना है और फिर एक ब्रैकेट लगाना है। और अब आप नीचे टाइम का जो भी गैप है वो लिख दोगे 10 एंड यूनिट सेकेंड्स है तो नीचे एक यूनिट और आ जाएगी एंड दिस विल गिव यू द राइट आंसर जो कि ऊपर बनेगा -100/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर गया? ये माइनस जे कैप को रिप्रेजेंट करके गया है, जो बता रहा है कि जो भी ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन था जो कि हमने यहाँ पे -10 निकाला वो डाउनवर्ड था। तो इस डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ने पहले यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन किया होगा और फिर जब ये पूरा स्टॉप पे आया होगा फिर इसको वापस एक्सेलरेट या स्पीड अप किया होगा। तो ऊपर जाते हुए एक सेम डायरेक्शन के एक्सेलेरेशन ने, डाउनवर्ड ही है, ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचेगी, तो फोर्स लगाएगी नीचे, फोर्स लगाएगी तो एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो उस ग्रेविटी के एक्सेलरेशन ने पहले इस ऑब्जेक्ट को धीरे किया होगा और फिर बाद में इसकी स्पीड बढ़ा के वापस इसको -50 की स्पीड दी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन में भी प्लस और माइनस का लोचा पड़ सकता है जिसका आपको ध्यान रखना है। ओके, दैट्स ऑल्सो ओके। व्हाट इफ डायरेक्शन चेंज कर दें वेलोसिटी का, कि हम सिर्फ आगे और पीछे या ऊपर और नीचे की बात ना करें, हम 2 अलग अलग डायरेक्शंस की वेलोसिटी ले लें, तो क्या होगा? ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से कि एक पर्सन है जो इनिशियली राइट हैंड साइड जा रहा है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। थोड़ी देर बाद ये क्या करता है, मतलब आपने इसको ऐसे सोचो कि एक मोटरसाइकिल देखी और ये मोटरसाइकिल पहले इधर राइट की तरफ जा रही थी, ठीक है। इस मोटरसाइकिल पे एक बंदा भी बनाना पड़ेगा, ऐसे ह्यूमन ही ले लेते हैं ना, ड्राइंग ईजी है। तो एक ह्यूमन पहले राइट हैंड साइड जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, स्केट्स पे बैठा होगा, स्केट्स चल रही होंगी इसके पैरों के नीचे, तो स्पीड आ गई, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत देना। और थोड़ी देर बाद इसको देखा
तो अभी ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये गली में मुड़ा और गली में मुड़ के ये साउथ की साइड जा रहा था विद द सेम एक्सेलरेशन, सॉरी विद द सेम वेलोसिटी। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी इस पर्सन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। और ये पूरा व्यू जो है ये हम ऊपर से देख रहे होंगे, है ना। तो एक सैटेलाइट व्यू से हम देख रहे हैं कि ये पर्सन पहले इधर जा रहा था, गली में मुड़ गया, इधर चला गया। क्या इसका कोई स्पीड चेंज हुआ है? क्या उसकी स्पीड में कोई चेंज है? नहीं, कोई स्पीड में चेंज नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग। क्या इसका मतलब है इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं हुआ? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि क्या इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आया है, और वेलोसिटी का चेंज है, और वेलोसिटी का चेंज आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि एक्सेलरेशन, और इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो चलो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन अगेन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो है साउथ के डायरेक्शन में, तो इसको हमको बोलना पड़ेगा, और नीचे की तरफ है ना साउथ, तो -10 j कैप, ठीक है। और जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे थे इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी? वो थी 10 i कैप। और नीचे जाके आपका टाइम आया, और टाइम की वैल्यू आपने यहाँ पे 5 सेकेंड्स लिख दी। तो अब आपके पास फाइनल आंसर अभी तक नहीं है। या तो आप इस फाइनल आंसर को कुछ ऐसे लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू -2 i कैप -2 j कैप। नाउ दिस इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर। बस आपने एक्सेलरेशन को कंपोनेंट फॉर्म में लिख रखा है, और एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आपको उसको कंपोनेंट फॉर्म में देखना ज़रूर आता है। आपको पता है कि -2 i कैप और -2 j कैप कुछ इस तरफ ऐसे ऐसे आएगा, है ना। पर अभी तक आपको इसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखा नहीं है, तो आप इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो कन्वर्ट करना तो हमको आता ही है, तो आप इसको कन्वर्ट करो। एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। आप बोलोगे कि -2 i कैप जो है वो इधर होता है, और -2 j कैप ऊपर की तरफ होगा, या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ होगा। तो -2 j कैप इधर होगा। आप इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करोगे जिसमें आपका ट्रायंगल लॉ आ जाता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में आपको अभी फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है। और यहाँ पे आपने इन दोनों को जोड़ा, तो ये जो वेक्टर आएगा इन दोनों का सम, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन वेक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू को। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इसका ऑफकोर्स 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट बोल दो। यहाँ से अगर आप इसका एंगल मेजर करते हो तो ये हो जाएगा 225 डिग्री। तो आप इस एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू है 2√2 मीटर पर सेकेंड। √2 की वैल्यू डाल के आप इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू नंबर दे सकते हो। और इसका डायरेक्शन आप ऐसे लिखोगे, या तो 225 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, या फिर आप सिंपली इसको साउथ वेस्ट लिख दो। तो ये आपने इस एक्सेलरेशन को विद इट्स डायरेक्शन एंड इट्स एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का लोचा हो जाता है अगर आप 2 डायमेंशंस में आ जाते हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सिस चेंज कर रहा है, एक्स से वाई में जा रहा है, या एक्स से जेड में जा रहा है, या एनीवेयर, है ना। ये ध्यान रखना पड़ता है। वेक्टर एडिशन की थोड़ी सी क्लास ले लेता हूँ, है ना। वेक्टर एडिशन समझाना ज़रूरी है सबको। तो वेक्टर एडिशन को अब हम 10 मिनट के लिए फोकस करते हैं, और जिन लोगों को वेक्टर एडिशन आता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, है ना। करीब 10 से 15 मिनट का आगे आप जा सकते हैं। चलो, वेक्टर एडिशन एग्जैक्टली होता क्या है? सिंपल सी बात है। एक वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट को या एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यूजुअली हम लोग जब दिमाग में इस चीज़ का आइडिया लेते हैं तो हम ऐसे ले सकते हैं कि वेक्टर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं पहले, और मैंने कहा था कि आपका लेट्स से एक पर्सन है जो वॉक करता है 10 मीटर्स ईस्ट, और फिर वो वॉक करता है 20 मीटर्स नॉर्थ। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये पर्सन पहले 10 मीटर ईस्ट गया, और फिर इसने 20 मीटर्स नॉर्थ चला। तो इस वाले को मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में पहले पॉइंट करवाऊँ, और यहाँ पे इसको 20 मीटर्स चलाना है ना, तो इसको फिर से एक बार कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो दिस इज़ 20 मीटर्स नॉर्थ। तो आप बोलोगे कि दिस इज़ 20 j कैप, आप बोलोगे दिस इज़ 10 i कैप। और इस पर्सन का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? तो इनिशियल पॉइंट से जहाँ से ये शुरू किया था और फाइनल जहाँ पे ये ख़त्म हुआ, ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम s वेक्टर से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगा। यहाँ पे आप इसका थीटा निकाल सकते हो बाय सेइंग टैन थीटा की वैल्यू जो है वो 20/10 है, जो कि 2 हो जाती है, जिससे आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो टैन इनवर्स ऑफ 2 बन जाएगा थीटा की वैल्यू, है ना। एक बार चेक करना पड़ेगा कितना होता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। 60 डिग्री तो 1.73 हो जाता है, और 60 से ऊपर जाना पड़ेगा ना। एक बार ट्राई करें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स 2? Here's what I found. 63.43 डिग्री, है ना। अप्रॉक्सीमेटली आपको दिखा नहीं होगा शायद ग्रे की वजह से, पर मुझे दिख गया। तो थीटा की वैल्यू आ गई 63.43 डिग्रीज। ओके, कूल। और दूसरी चीज़, हमको इसका अगर एस का वैल्यू जानना है तो वो भी बहुत ईजी है। हम जानते हैं
पाइथागोरस थ्योरम, तो एस की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी, जिसको आप खाली एस लिख सकते हो या फिर एस वेक्टर के अराउंड एक मॉड लगा के उसको एज अ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो एस वेक्टर एज अ मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, एंड इसकी वैल्यू आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम से √20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 400 प्लस 100 500 हो गया, तो 10√5 आ गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल गया आपको, एंड दिस इज सिंपली वेक्टर एडिशन, है ना। वेक्टर एडिशन का दूसरा एक और फॉर्म कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्राइंगल लॉ तो ये था कि आपने कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है ना, कि टेल से हेड कनेक्ट, यहाँ पे पहला वेक्टर का, इस हेड से अगले वेक्टर का टेल कनेक्ट हो, फिर हेड जाए, फिर अगले वेक्टर का टेल, फिर हेड जाए। तो एक तरीके से ये प्रोग्रेसिव होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की तरह होना चाहिए। यूँ सोचो कि आप वॉक कर रहे हो ना, तो पहले आप एक वेक्टर में वॉक किए, फिर अगले वेक्टर को उसके आगे से शुरू करके वॉक किया, फिर उसके अगले वेक्टर को उसके आगे से शुरू करके वॉक किया, तो ये वॉक कर करके आप आगे बढ़े हो। अगर नहीं आता है वेक्टर एडिशन, तो एक मेरा जो पिछला लेक्चर था वेक्टर एडिशन वाला, वो भी आप देख सकते हो, इसका मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप एक बार वापस सोचो, आपको वेक्टर एडिशन आता है, दैट्स इंटरेस्टिंग। एक तो फॉर्मूला यहाँ पे वेक्टर एडिशन का जो डिराइव नहीं किया हमने, वो कर लेते हैं, और हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भी समझ लेते हैं फिर उससे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि एक वेक्टर ए वेक्टर इधर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है। इनफैक्ट ये बी वेक्टर को हम यहाँ से लेते हैं। तो जब आप दो वेक्टर्स की टेल कनेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा लिखते हो, तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली ये एंगल कितना बना रहा है बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में, ठीक है, या बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर कितना एंगल बन रहा है। अब आप यहाँ पे इन दोनों का अगर सम चाहते हो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपका फोर्स का एग्जाम्पल हो जाता है। फोर्स वेक्टर इस तरीके से लगते हैं कि आप एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज एक साथ लगाते हो, और जब आप दो फोर्सेज एक साथ लगाओगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कहीं जाएगा, पर कितना वैल्यू से और कैसे जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको करना तो आपको ट्राइंगल लॉ से ही ऐड है, पर आप पैरेललोग्राम इसलिए बोलते हो क्योंकि आप इस बार इंस्टेड ऑफ मूविंग दिस एंड फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, आप मूव ना करके इसको कॉपी कर लेते हो। तो आपने बी को कॉपी किया, आप टेक्निकली ए को भी कॉपी करेंगे, पर बात वही है कि वो ए भी इस तरीके से यहाँ ऊपर आएगा और पैरेललोग्राम बना देगा, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो आपका सम हो जाएगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये सब अच्छा नहीं है, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे लिए, तो आप सोचो कि एक ट्राइंगल लॉ ही बनाया है मैंने, जिसके अंदर अगर ये दोनों साइड्स गायब होती हैं तो आप इसको ट्राइंगल लॉ बोल देते हैं, राइट। बस ये दोनों साइड्स रख दिए तो पैरेललोग्राम लॉ बोल दिया, तो ऐसे दिल को भारी मत करो अपने। हाँ, अब इन दोनों का अगर डायगोनल आपको मिला हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो एक जनरल फॉर्मूला में डिराइव कर रहा हूँ, चाहे ट्राइंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, रिजल्ट वही आता है, पर एक जनरल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला बड़ा ईजी है, बस मेरे को ये लाइन सीधी नहीं लग रही, तो मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ। सीधी है या सीधी है, चलो। तो अब कैसे इसको चेक करें, ये ऊपर वाली लाइन टेढ़ी होगी मेरे को लगता है, तो उसको हटा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू बड़ी सिंपल है, इनफैक्ट ये दोनों हटाओ, कोई काम के नहीं है। इस बी वेक्टर को भी मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। आपको बताइए कि ये जो थीटा एंगल था, ये थीटा एंगल यहाँ भी आ गया होगा, है ना। तो बी अभी भी यही थीटा बना रहा है, सॉरी ये थीटा की डंडी रह गई, तो बी तो अभी भी यही थीटा बना रहा है ऑफकोर्स अपने एक्स एक्सिस से, या जहाँ पे ए वेक्टर का एक्सिस था। और हम ये भी जानते हैं कि हमें जब सम चाहिए होता है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए और हमें ये पूरे बेस की लेंथ चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि वेक्टर का जो सम होगा, जिसको मैं एस वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, वो सम की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। पर पी और बी की वैल्यू नहीं पता, अब क्या करें। अब हम करते हैं बी वेक्टर का पोस्टमार्टम। तो बी वेक्टर जो था यहाँ पर, जो थीटा एंगल पे मुड़ा हुआ है, इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, और ये कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना भी मैंने सिखाया है तुमको, तो वो पुराना लेक्चर तुमको देखना पड़ेगा एक बार अगर नहीं आता तो बी वेक्टर के ये दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं ना। बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई कैप और जे कैप के फॉर्म में बेसिकली, और जे कैप में इसका कितना शैडो या कितनी हाइट ले रहा है ये जे कैप के फॉर्म में, ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, क्योंकि आपको पता ही है कि साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे बी है ही, ये वाली लाइन हाइपोटेनियस बनी हुई है ना इस बार, तो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ हाइपोटेनियस की जगह रख दी, तो आपको अपने आप मिल गया, है ना, बी यहाँ चला गया, तो पी की वैल्यू इज बी साइन थीटा, सबको समझ आ गया होगा। और जो नीचे बचा है ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा। और अब आपको टोटल बेस की लेंथ पता है, तो आपका जो बेस है इसकी लेंथ हो गई ए की लेंथ और बी के कॉस थीटा, इस पार्ट की लेंथ। परपेंडिकुलर आपका हो गया है बी साइन थीटा, और अब आप बड़े आराम से एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, जो कि अंडर रूट होगा, और अंडर रूट के अंदर क्या क्या लिखना है आपको लिखना है ए प्लस बी कॉस थीटा। ये पूरा बेस है भाई, तो इसको पूरे को स्क्वायर करो, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं लगा सकते, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर,
एंड दिस विल गिव यू द रिजल्ट। मैं एक कैलकुलेशन एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, वो आप स्टेप लिख के सॉल्व करके देखोगे तो मिल जाएगी। ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये एस की वैल्यू आ गई। तो एक तो ये हमारा फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इस एंगल का हो जाता है कि ये जो एस वेक्टर है, सम वेक्टर, ये क्या एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल या ए वेक्टर के साथ। तो आपका ये जो अल्फ़ा है ये सिंपली टैन अल्फ़ा के तरीके से निकाला जा सकता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी बी साइन थीटा और बेस की वैल्यू लिख दी ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये इतना सा एक और फॉर्मूला बन जाता है अल्फ़ा का, ठीक है। अल्फ़ा को टैन इनवर्स करके आप लिख सकते हो, दैट विल गिव यू द वैल्यू। तो बेसिकली ये जो दो फॉर्मूलाज है ना, ये वेक्टर सम के फॉर्मूलाज हैं। वेक्टर का सम करने के लिए हर बार ये फॉर्मूला लगाना ज़रूरी नहीं होता है ना। आपको ये यूजुअली क्वेश्चंस में खाली ज्योमेट्री देख के आंसर मिल जाएगा, पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो लगा भी सकते हो, ठीक है। वेक्टर सम का भी मैं क्वेश्चन होमवर्क में डाल दूंगा आज, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कैसे यूज़ करना है उसको। ये आपका सिंपल सा एक काम हो गया। इसमें मैं थोड़ी सी और डिटेल्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप इसको ऐसे सोचो, सिर्फ इस वेक्टर के बारे में सोचो, इस सम के बारे में, है ना। तो अगर आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता, और अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता, तो सम में क्या चेंजेस आते, और क्या वो चेंजेस इस फॉर्मूला से हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि अगर ये जो बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर का थीटा 0 होता, जिसका मतलब है ए और बी दोनों साथ साथ में होते, तो आपके पूरी ए प्लस बी की लेंथ मिल जाती है आपके सम वेक्टर को, है ना। तो थीटा 0 रखने पर यहाँ पे एस की वैल्यू ए प्लस बी आ जानी चाहिए, करके देख लो। तो जब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपको सिंपली एस की वैल्यू कितनी मिल रही होगी, एस की वैल्यू मिल जाती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देता हूँ। और ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन एन अंडर रूट। तो आपका फाइनल आंसर अपने आप क्या आ जाता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बहुत सिंपली आपका आंसर आ गया, राइट, आ गया, ठीक है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती, या पहले 180 डिग्री कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती तो ये बी वेक्टर यहाँ से सीधा राइट में जाने की बजाय लेफ्ट में जा रहा होता। तो ये बी वेक्टर क्या होता है, ये ए वेक्टर को ही छोटा कर रहा होता है, ये ए वेक्टर से वापस पीछे आ रहा होता है ना। तो आपका रिमेनिंग सम जो होता है वो सिर्फ इतना सा बचता। तो आपका फाइनल आंसर ए माइनस बी बनना चाहिए। क्या बनता है, देख लेते हैं। तो अगर थीटा 180 डालोगे तो आपको पता ही है कि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है -1, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है तो एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट बना दिया प्लस बी स्क्वायर -2ab बन जाएगा। और अब आपको दिख ही रहा होगा कि दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगाओगे तो आपका आंसर ए माइनस बी बन जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है देखने में, है ना। 90 डिग्री का भी कर लेते हैं। अगर ये बी 90 डिग्री पे खड़ा होता तो ये हाइपोटेनस कितनी होती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता, है ना, क्योंकि सिंपली बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू ए और बी है। तो थीटा 90 करोगे तो क्या वो आएगा, आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है एक्जैक्टली 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही बोला मैं, नहीं गलत बोला। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है यार, सॉरी, मुझे तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं दिखाना चाहिए था, जल्दी जल्दी में हो गया, है ना। चलो, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, और यहाँ पे एक अंडर रूट आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल ही गया, राइट। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है टू बी ऑनेस्ट। इस फॉर्मूला की एक थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस भी मैं आपको बता दूं जो इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे अगर दो सेम वेक्टर्स ऐड हो रहे हो, तो लेट्स से कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर जो है इसी का भाई, इनफैक्ट यही लेंथ का, सेम वेक्टर्स नहीं, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये टेक्निकली है ये ए वेक्टर और है ये बी वेक्टर, पर मैं ये सब बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। इसको कोई भी नाम दे दो, इसको पी बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, इसको पी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल सम आता है, जो सम वेक्टर आता है, वो सम वेक्टर कैसे चेंज करता है थीटा पे, ये मैं बताना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे सोचो कि बहुत सिंपली अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो मुझे पता है कि ए और ए दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो सम वेक्टर की जो लेंथ होगी वो सिंपली 2a हो जाएगी। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर आगे एक के आगे एक लगे हुए हैं। और बहुत सिंपली आप बोल सकते हो कि ये थीटा की वैल्यू जो है वो 2a होने वाली है। तो ठीक है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। अनदर सिंपल फॉर्म वुड बी कि अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो रही होती, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो रही होती तो कैंसिल कर देते, एक ए इधर जा रहा है और दूसरा ए अगर इधर पीछे जा रहा है, तो आपका जो सम है वो 0 आ जाना चाहिए। तो ये तो दोनों बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। कॉम्प्लिकेटेड बातें शुरू होंगी जब आप 2D में चलोगे। तो अब अगर आप यहाँ पे एक और एंगल लेते हो सिंपल सा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो भी आप जानते हो कि ये वाली लेंथ हो जाती है ए
और ये वाली लेंथ भी है, इसकी वैल्यू भी p है ना। तो यहाँ पे जैसे लेंथ 2a लिख दी अपन ने, तो इसको 2p बोल देना चाहिए, है ना, या p का कन्फ्यूजन हटाता हूँ मैं, इसको a ही बोल देता हूँ। चलिए, तो a और a ये दोनों लेंस आपको पता है, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, √2a हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। ये भी सबको समझ में आ रहा होगा, एंगल 45 डिग्री, नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आएगा है ना। दो एंगल्स और हैं बस जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक एंगल हो जाता है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री पे क्या होता है, अगर ए है ऐसे और दूसरा भाई 60 डिग्री पे यहाँ खड़ा है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी लेंथ है ए, ये भी लेंथ है ए। अब जो ये टोटल सम की लेंथ बनेगी ना, दैट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर, ये √3a बन जाएगी। कैसे? फॉर्मूले में डाल के देख लो। एस के फॉर्मूले में आपको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी की जगह ए लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, पर बी नहीं है तो ए ही लिखना है, cos 60। अब cos 60 की वैल्यू याद करो कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 इस 2 को ले डूबेगा और अंदर बचेगा 3a स्क्वायर, जिससे आंसर आएगा a√3 या √3a, जैसे मर्जी आप उसको बोल दो, ठीक है। और मोर इंटरेस्टिंगली ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री बनता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आपको पता है कि ये दो लेंथ सेम है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 30-30 का एंगल बन जाएगा। चलो, एक ये केस होता है, और एक और फाइनल केस होता है जिसमें ए वेक्टर के साथ ऐड करके ए वेक्टर की ही लेंथ बनाता है। ये केस कौन सा होगा, गैस करो? ये केस हो जाता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस, और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो फर्स्ट ए वेक्टर और दूसरा ए वेक्टर कुछ ऐसे बड़े हुए हैं जिनकी वजह से इनका सम वेक्टर जो है उसकी लेंथ ए के बराबर आ जाएगी, जस्ट बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। उसके लिए ये एंगल्स को 60 डिग्री होना पड़ेगा। ये कब 60 डिग्री होंगे? जब आपका सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर से 120 डिग्रीज का एंगल बना रहा होगा। ये 120 डिग्रीज का एंगल बनाने पे फॉर्मूला कैसा दिखता है वो भी बता दूँ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो s इज इक्वल टू √ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 120। और cos 120 की लेंथ अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, ये होती है माइनस का 1/2। अब वो अगर याद नहीं है तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर देख लो एक बार, क्योंकि इसके अंदर मैंने समझा रखा है, और इसका होमवर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, जो इंस्टाग्राम पे पढ़ा है तो वो देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा। होमवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुम्हें परेशान करना चाह रहा हूँ, होमवर्क का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इफ़ यू ट्राई दैट क्वेश्चन तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स पॉलिश हो जाएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक तो इसकी वैल्यू है -1/2, तो 2 तो 2 डूबेगा ही, माइनस ए स्क्वायर और बचेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, s इज इक्वल टू ए स्क्वायर बचता है अंडर रूट में, जिसकी वैल्यू a हो जाएगी। तो आपके s लेंथ की वैल्यू a आ जाती है, और मैग्नीट्यूड a आ जाता है बेसिकली, और डायरेक्शन आपको 60 डिग्री दिख ही गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन सिचुएशन दैट यू शुड रिमेंबर, है ना। ये सारे सम के केसेस हैं, तो आई होप आप इनको याद रख लोगे, एंड वी कैन मूव ऑन। सम तो बता दिया, सब्ट्रैक्शन तो बताया ही नहीं, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन काफ़ी देर हो गई ना हमको बातें करते हुए। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली जब आप लिखते हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो वो क्या होता है? तो वो सिंपली दो वेक्टर्स को वॉक करके, मूव करके आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम से ऐड कर देते हो, है ना। तो लेट्स से मैं a वेक्टर और b वेक्टर कुछ ऐसे बना दूँ, ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, तो इन दोनों का सम कैसा होगा? आप यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाओगे, और उस पैरेललोग्राम में आपको इन दोनों की ही कॉपी करनी पड़ेगी, तो मैं यहीं कर देता हूँ इनकी कॉपीज़, और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इसका कलर हमने येलो कर दिया, और इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, और जो डायगोनल आपको मिली है ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगी आपके सम को। तो दिस इज़ गोइंग टू बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यहाँ तक तो चीज़ें आसानी हैं। अब जब आप लिखते हो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो क्या होता है? तो होता सिर्फ ये है कि आप a वेक्टर तो वैसे ही लिखोगे, पर b वेक्टर को आप माइनस b वेक्टर रिप्रेजेंट कर दो और फिर ऐड कर दो। तो व्हाट इज़ माइनस b वेक्टर? यही b वेक्टर को कॉपी करो पर अपोजिट डायरेक्शन में भेज दो, है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कैसा होगा? बिल्कुल उल्टा, यहाँ से नीचे जाता हुआ, सेम लेंथ, ठीक है। जस्ट टू प्रिजर्व द लेंथ मैं एक बार और इसको कॉपी कर रहा हूँ, और ऐसे का ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ इसके नीचे, और अब मैं एरो साइन नीचे लगा देता हूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज़ गोइंग टू बी द b वेक्टर, बट इन माइनस, तो माइनस का b वेक्टर है ये। ऐसे ही अगर आप a वेक्टर का भी नेगेटिव लिखना चाहो तो आप खाली इस चीज़ को कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे और एरो उल्टा लगाओगे, तो इस बार ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पे एरो लगना चाहिए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस a वेक्टर, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो आप अब सब लिख सकते हो, सारे सम लिख सकते हो। जैसे आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिखना चाहते हो, तो उसमें a वेक्टर और माइनस b वेक्टर इन दोनों को जोड़ना है। पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट करें, और
एक काम करता हूँ, इस वाले को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और इसे यहाँ लगा दिया, इस वाले को भी कॉपी किया, इसे यहाँ लगा दिया, और ये जो पैरेललोग्राम बना है इसके डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी आपका a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप देख सकते हो ये दोनों लेंथ सेम नहीं है, पर ये दोनों लेंथ सेम होती है एक पर्टिकुलर केस में। तो अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दूँ कि इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो लेंथ है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लेंथ के बराबर है, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल और अच्छा सा बन जाता है। ठीक है, इट्स सिंपल क्वेश्चन, करके देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको ऊपर जो वेक्टर सम का फॉर्मूला दिखाया है वो यूज़ करके देखो इसमें, ठीक है, अपने आप थीटा निकल आएगा। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि लेट्स कॉपी दीज टू अगेन, और इनको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये वाली लेंथ, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये वाली लेंथ किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होगी? और फाइनली अगर मैं इन दोनों को ऊपर की तरफ यहाँ लेके जाऊँ और इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, ये हटा दिए, तो ये वाली लेंथ किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होगी? तो इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, या तो आप इसको यहाँ से देख लो, दिस इज़ माइनस ए वेक्टर, दिस इज़ माइनस बी वेक्टर, तो ये जो है ये माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपली स्पीकिंग दिस इज माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि आपको ऊपर दिख ही रहा होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ये माइनस फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म, एग्जैक्टली उसका अपोजिट सेम लेंथ पे। सिमिलरली ये वेक्टर जो बना ये बन गया प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कुछ भी बोलो, माइनस ए प्लस बी इनका सम। और आप सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हो माइनस ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, क्यों? क्योंकि ये ए माइनस बी वेक्टर था और ये इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो गया माइनस ऑफ ए माइनस बी, जो कि बी माइनस ए बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वेक्टर सब्ट्रैक्शन वर्क्स। काफ़ी सिंपल है, आपको खाली एडिशन करना है, बस उसमें एक माइनस का साइन लगाना है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपके फॉर्मूला में सिर्फ ये हो जाता है कि जैसे आपका जो सम का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, इसके अंदर क्या चेंज आ जाएगा? इसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा 180 डिग्री हो जाता है ना, बेसिकली माइनस भी लगा दो। तो आप इस सम वाले a प्लस बी वाले फॉर्मूला में अगर आप माइनस भी लिख दोगे तो ये सब्ट्रैक्शन का बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर की लेंथ कितनी होती है? ए स्क्वायर प्लस, अब माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो भी बी स्क्वायर ही बचेगा। और यहाँ पे आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि ए बी की जगह माइनस बी लिख दो, कॉस थीटा कर दो और आपको फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना, सिंपल, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसे ही अगर आप टैन थीटा वाला पार्ट भी देखते हो तो माइनस लिखना है जहाँ जहाँ बी लिखा है, तो ऊपर लिखा है माइनस का बी साइन थीटा और नीचे लिखना है ए माइनस बी कॉस थीटा। इस तरीके से आपको टैन अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टैन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और इसमें अल्फ़ा को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस एंगल इज़ गोइंग टू बी द अल्फ़ा एंगल, और ए माइनस बी का मैंने बेसिकली यहाँ पे लेंथ बता दिया आपको। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलो, तो इस तरीके से आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन काम करता है। तो कभी भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो आप ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल करके और ये मैथमेटिक्स यूज़ करके आप कर सकते हो। आगे चलें, लेट्स गेट बैक टू आर एक्सेलरेशन पार्ट। तो एक्सेलरेशन में हम क्या क्या देख चुके हैं? हमने देख लिया चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड अलग अलग चीज़ें होती है। तो याद है मैंने एक बार ये वेलोसिटी वाले लेक्चर में भी बोला था कि स्पीड में चेंज आना और वेलोसिटी में चेंज आना सेम बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि स्पीड में कोई चेंज ना आए, जैसे यहाँ भी 10 थी और यहाँ भी 10 थी, पर वेलोसिटी में चेंज आए। आप देखोगे कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसी सी आई -2i -2j, देखने में थोड़ी सी अजीब लगती है। ये देखने में फिर भी थोड़ा सा फेमिलियर लगता है कि एक्सेलरेशन रहा होगा 2√2 इन 225 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। तो ये एक्सेलरेशन ऐसा क्यों आया अजीब सा, और इसका तो डायरेक्शन बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, फिर वो ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा, है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, तो इसमें एक्सेलरेशन इधर क्यों आया? एक्सेलरेशन की वैल्यू 2√2 साउथ वेस्ट क्यों आई? इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। आप इसको ऐसे सोचो कि जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहाँ फोर्स भी होता है ना, बेसिकली फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन को। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज सिंपली फोर्स अपॉन मास, है ना। और इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ वेलोसिटी देने में किसी ना किसी का, चाहे वो फ्रिक्शन लगा हो, चाहे किसी ने धक्का मारा हो, किसी ना किसी का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा। इस फोर्स को जब आप तोड़ोगे ना दो कंपोनेंट्स में,
तो आप रियलाइज़ करोगे कि इस फोर्स का एक पार्ट इधर जा रहा है जिसने इसको स्लो डाउन किया होगा, क्योंकि इवेंचुअली एक्स एक्सिस में इसकी जो स्पीड थी वो तो बची नहीं, तो एक्स एक्सिस में इसको स्लो डाउन करने का काम एक्सेलरेशन के इस कंपोनेंट ने किया, और वाई एक्सिस में इसको स्पीड अप करने का काम डाउनवर्ड डायरेक्शन के इस वाले पार्ट ने किया। तो ये स्पीड अप किया इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये स्लो डाउन किया इसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तब ये ऑब्जेक्ट इधर टर्न लिया। इस तरीके से ये एक्सेलरेशन टोटल इधर रहा होगा रेड वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एक्सेलरेशन कि वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो आप सिंपली अगर सिर्फ वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर करते ना इस फिगर में से, तो भी आपको सेम डायरेक्शन मिल जाता। तो वी वेक्टर तो ऐसे कैसे रहता, पर जब आप माइनस यू वेक्टर लिखते तो आपको माइनस यू वेक्टर लिखने के लिए इसका डायरेक्शन ऐसे लिखना पड़ता, और इसको आप ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से किसी से भी ऐड करोगे तो आपको वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर मिल जाएगा, है ना। सॉरी, ये ऐसे आ गया। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन वही था जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है। ऑलवेज एक्सेलेरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एंड इवेंचुअली एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो फोर्स के वेक्टर को डिफाइन भी कर देता है, तो वो वहीं होता है जहाँ पे फोर्स लगा होगा। ठीक है, ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल। चलो अब पहले तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हारा प्रीवियस जो भी मैंने वेक्टर सबट्रैक्शन और सारा कुछ पढ़ाया वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि अ पर्सन वाज इन अ कार। मैं लैंग्वेज छोड़ रहा हूँ और मैं सिंपली ऐसे बोल रहा हूँ कि एक पर्सन था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, और वी वेक्टर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है वो मैं कर देता हूँ लेट्स से 20, या नहीं, इसको अपन कर देते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा। एंड सिर्फ एक्सेलरेशन वेक्टर पूछ रहे हैं तो उसमें आपको दोनों चीज़ें बता देनी चाहिए। आपको इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए, और आपको इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के फॉर्म में भी दे देना चाहिए। तो ये सारा काम हम कर देते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको खाली वेक्टर ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे ऐसे बोलते हो कि इनिशियल वेक्टर जो है वो 20 ईस्ट है, तो आपने एक वेक्टर बना दिया 20 आई कैप। और ये जो साउथ वेस्ट का वेक्टर है 10√2, इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो 10√2 लेंथ जो है वो कुछ ऐसी होगी, साउथ वेस्ट की तरफ जाती होगी, और ये 10√2 यहाँ से 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, और ये साउथ वेस्ट की तरफ मैंने बना दिया, है ना। अगर आप इसको वैल्यू या कंपोनेंट के फॉर्म में देखोगे तो आपको ये बहुत सिंपली नज़र आ जाएगा कि साउथ वेस्ट में 10√2 तभी जाती है कोई चीज़ अगर ये 45 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ इसका कंपोनेंट आ जाएगा। क्या क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं उठा के साइड में ले आता हूँ। तो जब कोई चीज़ ऐसे जा रही है 10√2 से, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा। तो सिंपली ट्राइंगल को देख के आप बता सकते हो कि ये 45 डिग्री का एंगल है। ये हो जाएगा 10√2, या आप यहाँ से भी 45 डिग्री बना दो, जहाँ से भी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। सॉरी, यहाँ भी 45 डिग्री बना दो। आपको लेंथ से मतलब है ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल को देख के हमको खाली लेंथ जाननी है, बाकी डायरेक्शन तो हम दे ही देंगे। ये जे कैप में हो जाएगा, यहाँ पे 10√2 क्यों लिखा है मैंने, ये हो जाएगा जे कैप में माइनस में, और ये हो जाएगा आई कैप में भी माइनस में, तो वो हम डाल देंगे। हम खाली लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 10√2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 45। तो ये जो 45 डिग्री के बगल वाली साइड होगी वो बेस हो जाएगी ना, तो यहाँ पे कॉस लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ भी बेस आ जाएगा तो ये भी कॉस लिखा जा सकता है। बेसिकली आप कोई एक एंगल लेके कॉस और साइन लगाते हो, पर यहाँ पे हमने दोनों ले लिया, तो दोनों को कॉस लिख दो या दोनों को साइन लिख दो, वैल्यूज सेम है तो मतलब नहीं चेंज होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 10 माइनस का इन जे कैप, और ये माइनस का 10 आई कैप बन जाएगा। तो अब आप इसको एज अ वेक्टर आप लिख सकते हो, एज अ कॉम्पोनेंट आप यूज़ कर सकते हो। तो जब आप वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर करने जाओगे तो आप वी वेक्टर की जगह लिखोगे -10 आई कैप -10 जे कैप, ब्रैकेट बंद। फिर आप यू वेक्टर लिखोगे जो कि इनिशियली कहाँ था, 20 आई कैप पे था, इसको भी आप ब्रैकेट का बंद करोगे, और फिर आपका जो फाइनल आएगा वो डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टाइम का डिफरेंस नहीं बताया, तो लेट्स से टाइम डेल्टा टी जो था वो 10 सेकेंड्स था, तो आपने यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइम का डिफरेंस ले लिया, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू ए वेक्टर। टोटली आपको ए वेक्टर मिल जाएगा अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। अगर आप टाइम से अभी डिवाइड नहीं करते तो ये खाली आपको वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर वाली टर्म मिल जाएगी। क्या वैल्यू आती है इसकी, देखें, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 30 आई कैप माइनस का 10 जे कैप। ठीक है, ये बना आपका वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, कुछ इस तरीके से। और अब अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालते हो
तो एक्सेलरेशन में इसी चीज़ को -30 आई कैप -10 जे कैप, इसी चीज़ को आपको टाइम से डिवाइड करना है 10 सेकंड से। तो आपका यहाँ पे आंसर जो इधर मीटर पर सेकंड था, इधर भी मीटर पर सेकंड था, अब नीचे 1 सेकंड और आ गया है, तो ये आंसर आपका बन जाएगा -3 -1। तो 3 में तो आपको आई कैप लिखना है, माइनस जे कैप लिखना है, डिवाइडेड बाय नथिंग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलेरेशन का वेक्टर बना। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप इसको यहाँ पे कर लो जल्दी से। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √10। ये आपका एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड आया। और इसका डायरेक्शन अल्फा क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ, परपेंडिकुलर में 1 है माइनस का और बेस में भी -3 है, तो ये कटेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3 बनेगा। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ 1/3 की वैल्यू भी पूछनी पड़ेगी, है ना। व्हाट इज tan इनवर्स 1/3? The answer is approximately 0.3333. इन्होंने tan इनवर्स तो सुना ही नहीं। व्हाट इज tan इनवर्स 0.33? I found this on the web. नहीं लिखा है यार इसमें, तो कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। तो इसका आंसर होता है 18.26 डिग्री। ठीक है, तो ये आया 18.26 डिग्री, पर ये 18.26 डिग्री ना कहाँ से आया है एग्जैक्टली क्योंकि ये हमको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, तो इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसका कट ही जाता है, तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और tan इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से होगी। तो आप वेक्टर बना के देखोगे तो ज़्यादा इजी लगेगा आपको कि आपको ये वेक्टर बनाना है 3i माइनस का और माइनस का j। तो आप माइनस का 3i इधर लिख दो और एक माइनस का j इधर आ जाएगा, और इसकी वजह से जो फाइनल वेक्टर होगा वो कुछ यहाँ होगा, है ना। तो अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल 18.26 डिग्री जो भी बोला था वो है, जिसका मतलब है कि अब आपका जो टोटल एंगल बनेगा वो बन जाएगा 180 + 18, तो 198.26 डिग्रीज। ठीक है, ये बेसिकली एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हो गया और सिंपली आपने 2D में इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये भी बात यहाँ ख़त्म करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, अब हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। बस लास्ट के 10 मिनट और लूँगा मैं आपके। कॉन्सेप्ट में मेरे पास आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। आप इसको ऐसे सोचो कि क्या कभी चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है एक्सेलरेशन के बिना? तो मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ। कैन देयर बी चेंज इन वेलोसिटी विदाउट एक्सेलरेशन? ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है पर वेलोसिटी में चेंज आ गया, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने इसको ऐसा दूर दूर इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को इसी से दूसरा क्वेश्चन बनाना है। अब अगर मैं इसी को नीचे कॉपी करता हूँ और मैं आपसे ये पूछता हूँ, कैन देयर बी एन एक्सेलरेशन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन वेलोसिटी? तो ये आपका एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कैन देयर बी अ चेंज इन स्पीड विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो भी एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। और अब अगर मैं लास्ट में आपका यहाँ पे लिख दूँ कैन देयर बी एन एक्सेलरेशन विदाउट चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड हुए बिना भी एक्सेलरेशन हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे ये 4 बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, और इन चारों क्वेश्चंस की ब्यूटी ये है कि इन चारों का आंसर सेम नहीं है। ठीक है, चारों का आंसर वियर्ड है। जैसे मैं आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स या येस और नो में आपको बता देता हूँ, सोचने का काम तुम्हारा है। ठीक है, कैन देयर बी अ चेंज इन वेलोसिटी विदाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के बिना क्या चेंज आ सकता है वेलोसिटी में? तो इसका आंसर है क्लियरली नो। कैन देयर बी एन एक्सेलरेशन विदाउट चेंज इन वेलोसिटी? एक्सेलरेशन हो ऑब्जेक्ट पे पर उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो? डेफिनेटली नो। कैन देयर बी अ चेंज इन स्पीड विदाउट एक्सेलरेशन? क्या स्पीड चेंज हो सकती है विदाउट एक्सेलरेशन? ये भी नो है। जैसा हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो जो स्पीड है वो रहेगी और उस स्पीड में चेंज नहीं आएगा जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। पर फाइनली कैन देयर बी एन एक्सेलरेशन विदाउट चेंज इन स्पीड? और इसका आंसर है यस। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है पर स्पीड में चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ना ही है इवेंचुअली, तो ये आंसर तुम्हें इवेंचुअली मिल ही जाएगा, पर अभी अगर तुम सोच सकते हो और इसका एक आइडिया दे सकते हो तो आप समझ जाओगे। और इसका हिंट मैं दे देता हूँ। हिंट इसी बात में है कि चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड कॉन्सेप्चुअली सेम चीज़ें नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा थोड़ा सा सोचने पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और फाइनल पॉइंट है, इसीलिए एक्सेलरेशन को एक पूरा लेक्चर दिया मैंने कि देर आर 3 कॉन्सेप्ट्स। एक कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का, हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है और क्या करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डीसेलरेशन का, जो कि है एक्सेलरेशन का भाई।
और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या ये तीनों चीज़ें या क्या ये दोनों चीज़ें सेम है कि नहीं? इसका आंसर है नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में तो काफ़ी क्लियर दोस्ती है, और एक्सेलरेशन का यूजुअली काम कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन का काम सिर्फ आप चेंज इन वेलोसिटी से ही अज्यूम करके रखो ओवर टाइम, है ना। तो मैं वो ओवर टाइम वाला चीज़ लिख नहीं रहा हूँ कि हाँ भाई चेंज हुआ है तो टाइम के साथ ही चेंज हुआ होगा। तो एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी, काफ़ी अच्छी बात है। डिसेलरेशन क्या सेम नहीं है? पर डिसेलरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्लोइंग डाउन। जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कम होनी चाहिए। इसको आप स्पीडिंग डाउन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि अच्छा ये अगर स्पीडिंग डाउन है तो एक्सेलरेशन स्पीडिंग अप होना चाहिए, तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। पर एक्सेलरेशन में स्पीडिंग डाउन भी अलाउड है। तो एक्सेलरेशन के लिए आप एक वर्ड नहीं डिफाइन करते, इसको आप यहाँ पे स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन की डेफिनेशन में नहीं डालते, ठीक है। डिसेलरेशन को आप स्पीडिंग डाउन की डेफिनेशन में डालते हो, डिसेलरेशन में स्पीडिंग अप नहीं आता। तो आप कहोगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन होना चाहिए, और इसका आंसर है कि नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेट भी कर सकता है। डिसेलरेशन के कुछ और कॉमनली यूज वर्ड्स भी हैं जो तुमको बुक्स में मिल जाएंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। डिसेलरेशन को सबसे इजीली समझ सकते हो आप ब्रेकिंग से, जब ब्रेक लगेगी तो स्पीड कम होगी। इसको आप रिटार्डेशन भी बोलते हो, इसको आप स्लोइंग डाउन भी बोलते हो, स्पीडिंग डाउन भी बोलते हो, ठीक है। तो डिसेलरेशन इज दिस थिंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन स्पीड अप और डाउन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है एन एक्सेलरेशन दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये जो नेगेटिव है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन कौन से नेगेटिव डायरेक्शंस होते हैं? ये माइनस आई कैप, माइनस जे कैप या माइनस के कैप में कोई भी एक्सेलरेशन होगा तो उसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दोगे। और खाली एक्सेलरेशन बोला है तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके पास तो प्लस और माइनस ऑफ आई कैप, प्लस और माइनस ऑफ जे कैप, प्लस और माइनस ऑफ के कैप विद एनी वैल्यूज इन दोज आई जे एंड के, मतलब 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप या माइनस 3 जे कैप, कुछ भी हो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। डिसेलरेशन इज ओनली व्हेन यू स्लो डाउन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड अप हो सकता है। तो आप इसको अब इन दोनों के लॉजिक में समझो कि डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्यों ऐसा डिफरेंस है। डिसेलरेशन में वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट एक्सेलरेशन लगता है, तो एक्सेलरेशन इज अपोजिट द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एक्ट्स अपोजिट टू वेलोसिटी, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट टू वेलोसिटी, जिसका मतलब है अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स से आपकी ये छोटी सी कार है और ये कार अभी राइट को जा रही है ना। तो ये कार अभी अगर राइट को जा रही है तो इस पे जो फोर्सेस हैं या इसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा, इस पे जो ब्रेक लगाएगा वो इसके अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। वो टेक्निकली टायर पे ब्रेक लगती है तो वो फ्रिक्शन की वजह से आप रुकते हो, है ना। तो ये अपोजिट जब होगा एक्सेलरेशन या फोर्स अपोजिट टू वेलोसिटी होगा तो ये इसको स्लो डाउन करेगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया या यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की इनिशियली जब वेलोसिटी आगे थी और आपने फोर्स पीछे लगाया तो ये इसको रिटार्ड करेगा, ये इसको ब्रेक करेगा, है ना। आपको पता ही है कि ब्रेक लगाने से कभी गाड़ी रिवर्स गियर में नहीं चली जाएगी, वो रिवर्स में एक्सेलरेशन नहीं कर सकती, वो खाली स्लो डाउन हो सकती है। तो इसलिए आप याद रखो हमेशा कि डिसेलरेशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग। ब्रेक जो करती है वो करती है ना। यही पूरा का पूरा प्रोसेस अपोजिट भी हो सकता था। तो ये कार अगर लेफ्ट को जा रही होती, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट में होती तो आपका एक्सेलरेशन राइट में होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस आई कैप है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को माइनस आई कैप होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस आई कैप होता तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्लस आई कैप हो जाता, पर अपोजिट रहता। दिस इज वेयर द स्लोइंग डाउन हैपन्स, है ना। आप जब वेलोसिटी के अगेंस्ट धक्का लगाओगे किसी चीज़ को तो वो धीरे हो जाएगा, वो रुकेगा इवेंचुअली। तो ये एक प्रोसेस, एक स्लोइंग डाउन प्रोसेस बन जाता है जब एक्सेलरेशन एक्ट्स अपोजिट टू द वेलोसिटी। हाउएवर नेगेटिव एक्सेलरेशन में सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये कार आगे की तरफ ही जा रही है, जैसे यही वाली कार अपन ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहता है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कॉपी होता है और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा और आप कहोगे कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू स्लो डाउन द कार एंड ऑल्सो यू विल से कि दिस इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ने स्लो डाउन कर दिया, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड अप भी कर देता अगर ये कार लेफ्ट को जा रही होती। तो आपको लेफ्ट में जाने वाली एक कार दे देता हूँ मैं, थोड़ी ज़्यादा सुंदर है बस, ठीक है। और ये लेफ्ट में जाने वाली कार जो है इसको अपन ने यहाँ से थोड़ा सा धुआं भी उड़ा देते हैं, और ये लेफ्ट में जाने वाली कार जब
इनिशियली पीछे की तरफ जा रही है, तो आपका ये माइनस आई कैप में है। अब अगर आप इस पर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाते हो, माइनस आई कैप में ही इसका एक्सेलरेशन लगाते हो, जो कि एक नेगेटिव एक्सेलरेशन बनता है, तो व्हाट डू यू थिंक, एक लेफ्ट में जाती हुई कार को अगर आप लेफ्ट में ही एक्सेलेरेट करोगे या लेफ्ट में ही पुश कर दोगे, लेफ्ट में ही धक्का दे दोगे, तो उसकी स्पीड का क्या होगा, वो स्पीड अप कर जाएगी, है ना। तो सिंपली स्पीकिंग आपकी गाड़ी स्पीड अप कर जाएगी। सिंपली स्पीकिंग नेगेटिव एक्सेलेरेशन कैन स्पीड अप अ कार। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का प्रोसेस सिर्फ डायरेक्शन पे मैटर करता है, इसमें डायरेक्शन लेफ्ट में होना चाहिए, वो स्पीड अप कर देगा अगर गाड़ी के साथ होगा, स्पीड डाउन कर देगा अगर गाड़ी के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे डिसेलरेशन में कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका काम डिफाइंड है, इसको स्लो डाउन ही करना है। और एक्सेलरेशन में तो ये सब आ जाता है, ऑल दीज आर एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशन इटसेल्फ किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द केस आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन क्या डिसेलरेशन का काम कर रहा है, क्या ये एक्सेलरेशन स्पीडिंग अप का काम कर रहा है, स्पीडिंग डाउन का काम कर रहा है, क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, वो उसके सारे केसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम एक्सेलरेशन की सारी डिटेल समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन में आपको बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, वो अगर आप कर लोगे सॉल्व तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो हम लाइव क्लासेस को टीचमेंट पे शिफ्ट कर चुके हैं, तो मैं आपको लाइव क्लासेस का एक लिंक भी दे दूंगा। तो समवन हु वांट्स टू जॉइन द डिस्कशंस एंड थोड़ा जेई नीट के लेवल के क्वेश्चंस जिसमें मैं कराता हूँ लाइव क्लास में, अगर आप वो सब करना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन मी ऑन टीचमेंट, राइट। सी यू बच्चों। राइट, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर था और इसमें n-m का होल स्क्वायर था। अब इसमें कुछ कुछ काटाछाटी हो जाएगी, n स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी। सर यहीं पे यही ऑप्शन दी हुई है सर, थर्ड ऑप्शन यही है बस सर। एक बार छोटा कर दोगे सर, फोटो खींच